में एक कालू कौवा रहता था। आज कालू कौवे की शादी हुई थी। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे की शादी से काफी ज्यादा ही खुश थे। कालू कौवे का अपना जंगल में एक काफी ज्यादा बड़ा घर था, जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ रहता था। पिंकी कौवी, ये तुमने क्या बनाया है? तुम्हारे हाथों में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। मैंने तो हमेशा से ही बहुत मजे मजे के खाने खाए हैं, और तुम ये क्या बेकार सा खाना बना कर ले आई हो। चलो यहाँ से ले जाओ इसको, और मेरे लिए बहुत मजे का खाना लेकर आओ। कौवे जी, आप नाराज क्यों होते हैं? मैं आपके लिए दूसरा खाना बना कर लाती हूँ। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन अब की बार तुम स्वादिष्ट सा खाना ही बना कर लाना। Please subscribe, like and press the bell icon. कुछ देर के बाद पिंकी कौवी एक दूसरा खाना बनाकर लाती है और कालू कौवा उस खाने को भी खाकर देखता है और वे कालू कौवा कहता है, पिंकी कौवी, तुम्हारे हाथों में तो सच में बिल्कुल स्वाद नहीं है। ये तो पहले वाले खाने से भी बहुत ही ज्यादा बुरा है। ले जाओ यहाँ से इसको भी। कौवे जी, मैंने तो बहुत मजे का खाना बनाया है। ना जाने आपको मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आता रहता है। जब आपको मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं था, तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? पिंकी कौवी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी ये तेज जबान चलाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और फिर कालू कौवा पिंकी कौवी को लेकर अपने घर की छत पर आ जाता है और पिंकी कौवी को धक्का दे देता है। पिंकी कौवी जमीन पे गिरने के कारण उसी समय मर जाती है। अब ये कौवी तो मर गई। अब मैं करूँगा दूसरी शादी, और अगर दूसरी पत्नी ने भी मुझसे जबान लड़ाई तो उसका भी मैं यही हाल करूँगा। कुछ देर के बाद सभी पक्षी भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं और कालू कौवा भी वहीं पर होता है। पक्षियों, ये कौवी मुझसे बहुत ज्यादा जबान लड़ा रही थी और मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने इसे अपने घर की छत से धक्का दे दिया। अब बस मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तुम सब पक्षी मिलकर मेरी दूसरी शादी करा दो। पर कालू कौवे, जब तुमने अपनी पहली पत्नी को इतनी बुरी तरह से मारा है, तो तुम अपनी दूसरी पत्नी के साथ भी यही कुछ करोगे। इसीलिए हम में से कोई भी पक्षी तुम्हारी दूसरी शादी नहीं कराएगा। पक्षियों, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं अपनी दूसरी पत्नी पर कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा, और हमेशा मैं उसके साथ प्यार से ही रहूँगा। किसी भी पक्षी को कालू कौवे की बातों पर यकीन नहीं होता, परंतु एक कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे जी, मैं आपसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप मुझे कभी भी नहीं मारेंगे। ये कौवी तो बहुत ही ज्यादा चालाक है। मुझसे वचन लेना चाहती है ताकि मैं इसे इसकी गलती की सजा ना दूं, परंतु इसे ये नहीं पता कि मैं झूठ बोलने में हमेशा से ही आगे रहा हूँ। ठीक है कौवी जी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिर अगले दिन कालू कौवे और प्रिया कौवी की शादी हो जाती है और वे अपने घर में आ जाते हैं। तोते भाई, पिंकी कौवी बहुत ही ज्यादा अच्छी कौवी थी। मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। कालू कौवे ने पिंकी कौवी को मार के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। हाँ मीनू चिड़िया, परंतु हमारे जंगल का कोई महाराज भी तो नहीं है जो कालू कौवे को सजा दे सके। और तो और कालू कौवे के सामने हम कुछ बोल भी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि जब वे गुस्से में अपनी पत्नी को मार सकता है, तो वे हमें भी मार सकता है। अगले दिन प्रिया कौवी मन ही मन सोच रही होती है, मैं रोजाना कालू कौवे जी को कोई ना कोई अच्छी अच्छी बातें सिखाती रहूंगी, और एक न एक दिन वे बिल्कुल सुधर जाएंगे। कुछ देर के बाद कालू कौवा अपने घर में आता है और कहता है,
प्रिया कवि, कहाँ हो भाई? मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, जल्दी से खाना लेकर आओ। कालू कवि जी, खाना बन ही रहा है, बस मैं अभी लेकर आई। कुछ देर के बाद प्रिया कौवी कालू कौवे को भोजन ला कर देती है और कालू कौवा आधा भोजन खाकर आधा भोजन छोड़ देता है। प्रिया, तुम्हारे बनाए हुए खाने मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद है। बहुत मजेदार खाने बनाती हो तुम। हाँ कालू कवि जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, परंतु आपने आधा भोजन खाकर आधा भोजन तो ऐसे ही छोड़ दिया है। ऐसे आधा भोजन छोड़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। बस प्रिया कौवे की इसी बात पर कालू कौवे को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सही और गलत बताने की? अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। कालू कौवा एक चाकू लेकर आता है और उस चाकू से अपनी पत्नी प्रिया कौवी को मार देता है। अब कालू कौवे की दूसरी पत्नी प्रिया कौवी की मौत की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। मीनू चिड़िया, तुम्हें पता है कालू कौवे ने अपनी दूसरी पत्नी प्रिया कौवी को तो बहुत बेदर्दी से मारा है। हाँ कबूतर, मुझे पता चला कि कालू कौवे ने प्रिया कौवी को एक चाकू से मारा है। ये कालू कौवा बहुत ज्यादा ही जालिम है। पर मीनू चिड़िया, हम इस कालू कौवे को अब किस तरह सबक सिखाएं? हमारे जंगल का कोई महाराज होता तो वे उसे जरूर सबक सिखाता। मैं तो उस कालू कौवे को सबक नहीं सिखाना चाहती हूँ। ये कालू कौवा बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। अगर मैं उस कालू कौवे को सबक सिखाने चली और उस कालू कौवे ने मुझे ही मार दिया तो मेरे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा? लेकिन पक्षियों, मेरी एक बात याद रखना, एक न एक दिन कालू कौवे को अपनी गलती की सजा जरूर मिलेगी। अगले दिन एक रानी कौवी मीनू चिड़िया के पास आती है और मीनू चिड़िया से कहती है, चिड़िया, मैं आज ही दूसरे जंगल से आई हूँ। मुझे पता चला है कि इस जंगल में एक बहुत ही जालिम कौवा रहता है जो अपनी पत्नियों को मार देता है। हाँ कौवी बहन, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। हमारे जंगल में एक कालू कौवा रहता है। वे अपनी पत्नियों को बहुत बेदर्दी से मारता है। चिड़िया, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कालू जी जंगल में किस जगह रहते हैं? मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। क्या? पर कौवी बहन, जब आपको सब कुछ पता है कि वे कौवा कितना जालिम है, वे अपनी पत्नियों को मार देता है, फिर भी आप उस कौवे से शादी करेंगी? हाँ चिड़िया, मैं फिर भी उस कौवे से ही शादी करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वे कौवा मुझे कभी भी नहीं मारेगा, क्योंकि मैं उस कौवे के साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करूंगी और हमेशा उसके साथ अच्छे से रहूंगी। फिर मीनू चिड़िया रानी कौवी को कालू कौवे के घर का पता बताती है और रानी कौवी कालू कौवे के घर की तरफ चली जाती है। कालू जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? शादी? हाँ भाई, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम कल ही शादी कर लेते हैं। लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना कि कोई भी पत्नी मुझसे बदतमीजी करे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं उस पत्नी को मार देता हूँ। हाँ कालू जी, मुझे सब पता है कि आपकी पहली 2 पत्नियों ने आपसे बदतमीजी करी थी जब भी आपने अपनी दोनों पत्नियों को मार दिया था। लेकिन मैं आपसे कभी भी बदतमीजी नहीं करूंगी और हमेशा आपका ख्याल रखूंगी। तुम तो बहुत समझदार लगती हो कौवी। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम कल ही शादी कर लेंगे। अगले दिन कालू कौवा और रानी कौवी शादी कर लेते हैं। अब कालू कौवा रानी कौवी से जो भी कहता, रानी कौवी कालू कौवे की हर बात मानती और कभी भी कालू कौवे के साथ बदतमीजी नहीं करती। कालू कौवा और रानी कौवी खुशी खुशी रह रहे होते हैं। इसी तरह
शादी को 2 महीने गुजर जाते हैं और कालू कौवा और रानी कौवी अभी भी खुशी खुशी रह रहे होते हैं। सभी पक्षी भी हैरान होते हैं कि कालू कौवे की ये पत्नी अभी तक जिंदा कैसे है। कौवा अब रानी कौवी के साथ रह रहकर काफी ज्यादा कंटाल गया था और अब कालू कौवे को चौथी शादी करनी थी। मैं रानी कौवी के साथ रह रहकर बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ। रानी कौवी तो मुझसे कभी बदतमीजी भी नहीं करती कि मैं रानी कौवी को बदतमीजी करने पर मार डालूं। मुझे चौथी शादी करनी है और चौथी शादी करने के लिए मुझे रानी कौवी को भी मारना होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं रानी कौवी को पहाड़ों की तरफ ले जाकर मार डालता हूँ और सभी पक्षियों को आकर यही कहूँगा कि रानी कौवी कहीं भाग गई है। अगर सभी पक्षियों को मैंने यही बताया कि मैंने अपनी तीसरी पत्नी को भी मार दिया है तो कोई भी कौवी मुझसे शादी नहीं करेगी। इसीलिए मैं सभी पक्षियों से यही कहूँगा कि रानी कौवी मुझे छोड़कर चली गई है। कुछ देर के बाद जब रानी कौवी अपने घर में आती है तो कालू कौवा रानी कौवी से कहता है, रानी तुम कितनी अच्छी हो, हमारी शादी को कितना समय हो गया है और हम दोनों एक साथ कभी बाहर घूमने नहीं गए हैं। चलो आज हम पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए चलते हैं। हाँ ठीक है कालू जी, बहुत मजा आएगा पहाड़ों की तरफ घूमने में। कालू कौवा रानी कौवी को बेवकूफ बनाकर उसे मारने के लिए पहाड़ों की तरफ ले जाता है। कालू कौवा रानी कौवी को पहाड़ों की तरफ ले आता है और जैसे ही रानी कौवी को मारने के लिए जाता है तो पहाड़ की चोटी से एक बड़ा सा पत्थर कालू कौवे के ऊपर गिर रहा होता है। तो रानी कौवी कालू कौवे को धक्का देती है और वे पत्थर रानी कौवी के ऊपर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से रानी कौवी काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। ये देखकर कालू कौवा तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि कालू कौवा रानी कौवी को मारने जा रहा था और रानी कौवी ने कालू कौवे को बचाकर अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा पत्थर गिरने के कारण रानी कौवी की उसी समय मृत्यु हो जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? मैं रानी कौवी को मारने जा रहा था और रानी कौवी ने मेरी जान बचाकर अपनी जान गंवा दी। ये रानी कौवी कितनी अच्छी थी। मैंने अपनी रानी कौवी के साथ कितना गलत किया है। अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने अपनी तीनों पत्नियों के साथ कितना ही गलत किया है। मेरी पहली पत्नी पिंकी कौवी, वो तो बहुत स्वादिष्ट खाने बनाती थी। मैंने बिला वजह ही उसे मार डाला। और मेरी दूसरी पत्नी प्रिया कौवी, वो तो मुझे अच्छी बातें सिखा रही थी और मैंने उसे अच्छी बातें सिखाने पर मार डाला। और तो और मैं अपनी तीसरी पत्नी रानी कौवी को भी मारने जा रहा था। रानी कौवी ने मेरी जान बचाकर अपनी ही जान गंवा दी। मैंने अपनी तीनों पत्नियों के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। मुझे इसकी सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। मैं सभी पक्षियों के पास जाता हूँ और उनसे कह देता हूँ कि सब पक्षी मुझे हमेशा हमेशा के लिए एक पिंजरे में कैद कर दें। ये कहकर वे कालू कौवा जंगल के पक्षियों के पास चला जाता है और वही कालू कौवे के कहने पर सभी पक्षी कालू कौवे को हमेशा हमेशा के लिए एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। दोस्तों, कालू कौवे को अपनी गलती की सजा ठीक मिली या फिर नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये कहानी एक व्यापारी मीनू चिड़िया की है जो कि हर साल कोई न कोई व्यापार करके काफी ज्यादा मुनाफा कमाती थी। मीनू चिड़िया हर साल कोई न कोई फसल लगाती है। इस साल मीनू चिड़िया चाहती थी कि मीनू चिड़िया इस बार फलों का व्यापार करे, इसीलिए मीनू चिड़िया अपनी जमीन पर अनगिनत फलों के बीज बो देती है। मैंने काफी सारे फलों के बीज जमीन में बो दिए हैं।
अब कुछ ही महीनों के बाद मेरे फलों के पेड़ उग जाएंगे और फिर मैं फलों का व्यापार करूंगी। मीनू चिड़िया फलों के बीज जमीन में बोकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ महीने गुजर जाते हैं। एक दिन मीनू चिड़िया कहती है, काफी महीने बीत चुके हैं, चलो अब मैं बाग में जाकर देखती हूँ कि पेड़ों पर फल लग गए हैं या फिर नहीं। अगर फल लग गए होंगे तो मैं आज से ही अपना फलों का व्यापार करना शुरू कर दूंगी। मीनू चिड़िया इतना कहकर वहाँ से जा ही रही होती है कि मिट्ठू महाराज का एक सैनिक मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, मिट्ठू महाराज पूछ रहे हैं कि इस साल तुमने कौन सी फसल लगाई है। हर साल मिट्ठू महाराज तुमसे ही फसल खरीदते हैं, इसीलिए मिट्ठू महाराज तुमसे पूछ रहे हैं कि इस साल तुमने कौन सी फसल लगाई है। उल्लू सैनिक, इस बार मैंने कोई भी फसल नहीं लगाई है। इस साल तो मैंने फलों का व्यापार करना है, इसीलिए मैंने अपने बाग में काफी सारे फलों के दरख्त लगाए हैं। मीनू चिड़िया, अगर तुम्हारे पेड़ों पर फल बड़े हो गए हो तो तुम हमें अपने फल कब बेचोगी, ये तुम मुझे बताओ। उल्लू सैनिक, मैं अभी अपने बाग में जाकर देखती हूँ। अगर मेरे बाग में पेड़ों पर अच्छे से फल बड़े हो गए होंगे तो मैं मिट्ठू महाराज को सारे फल तोड़कर भिजवा दूंगी। ठीक है मीनू चिड़िया, हमें फल मिलते ही तुम्हारे जितने पैसे होंगे वे हम तुम्हें भिजवा देंगे। अभी मैं चलता हूँ मीनू चिड़िया। फिर इतना कहकर वे उल्लू सैनिक वहाँ से चला जाता है। चलो बे चलो, जल्दी से जाकर अपने बाग में देखती हूँ कि मेरे पेड़ों पर फल बड़े हो गए हैं या फिर नहीं। फिर इतना कहकर वे मीनू चिड़िया अपने बाग की तरफ चली जाती है। जैसे ही मीनू चिड़िया अपने बाग में आती है तो मीनू चिड़िया देखती है कि पेड़ों पर फल कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए होते हैं। ये देखकर मीनू चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। ये क्या हो गया? ये पेड़ों पर इतने बड़े बड़े फल कैसे लग गए? और ये एक पेड़ पर नहीं बल्कि सभी पेड़ों पर इतने बड़े बड़े फल लग गए हैं। अगर ये फल नहीं बिके तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। चलो मैं मिट्ठू महाराज के पास जाती हूँ और मिट्ठू महाराज को यहाँ बुलाकर लाती हूँ और फिर मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मेरे पेड़ों पर इतने बड़े बड़े फल लग गए हैं। क्या ये फल वो मुझसे खरीदेंगे? ये कहकर मीनू चिड़िया मिट्ठू महाराज के महल की तरफ चली जाती है। आओ आओ मीनू चिड़िया, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मेरे सैनिक ने मुझे बताया कि इस बार तुम फलों का व्यापार कर रही हो। तुम फल तो ले आई हो ना? मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ जितने तुम्हारे पैसे हुए हैं। नहीं नहीं मिट्ठू महाराज, मैं अभी फल लेकर नहीं आई हूँ। एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं आपको वही बताने के लिए आई हूँ। क्या गड़बड़ हो गई है मीनू चिड़िया? जल्दी बताओ, क्या गड़बड़ हो गई है? तोते महाराज, मेरे बाग में सभी पेड़ों पर काफी बड़े बड़े फल लग गए हैं और मुझे चिंता है कि ये बड़े बड़े फल कोई भी पक्षी नहीं खाएगा। चलो मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारे बाग में चलकर देखता हूँ कि फल कितने बड़े बड़े हो गए हैं। फिर मिट्ठू महाराज मीनू चिड़िया के साथ मीनू चिड़िया के बाग की तरफ चले जाते हैं। मिट्ठू महाराज जब मीनू चिड़िया के बाग में आते हैं तो वे पेड़ पर लगे इतने बड़े बड़े फलों को देखकर हैरान हो जाते हैं और वे मीनू चिड़िया से कहते हैं, बाप रे मीनू चिड़िया, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इन सभी पेड़ों पर इतने बड़े बड़े फल लग गए हैं। इससे पहले तो इतने बड़े बड़े फल मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखे। मीनू चिड़िया, ये बड़े बड़े फल मैं तुमसे नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मीनू चिड़िया इतने बड़े बड़े फल कोई भी पक्षी नहीं खाएगा। तो मैं तुमसे इतने बड़े बड़े फल लेकर क्या करूँगा? जब जंगल के पक्षी ये बड़े बड़े फल नहीं खाएंगे तो ये बड़े बड़े फल लेकर मैं तुमसे क्या करूँगा? मेरा तो नुकसान हो जाएगा मीनू चिड़िया। मैं अब क्या करूँ? अगर ये फल ना बिके तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तो और मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। मीनू चिड़िया, इस बार तुमने फलों का व्यापार करने का
आखिर क्यों सोचा? हर साल तुम चावल की फसल लगाती थी और गंदम की फसल लगाती थी, तो इस बार तुमने ये फलों का व्यापार करने का आखिर क्यों सोचा? मिट्टू महाराज, मैं हर साल गंदम और चावल की फसल लगाती थी। मैंने सोचा कि इस बार कुछ नया करती हूँ, इसीलिए मैंने फलों का व्यापार करने का सोचा। मीनू चिड़िया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े फल तुमसे कोई भी नहीं खरीदेगा। इतना कहकर वे मिट्ठू महाराज वहाँ से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और मीनू चिड़िया रोने लगती है। सब मेरी ही गलती है। मुझे इस बार फलों का व्यापार करना ही नहीं चाहिए था। अच्छा खासा हर साल मैं चावल और गंदम की फसल लगाती थी। मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया है। ना जाने इतने बड़े नुकसान की मैं भरपाई कैसे करूँगी। मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दूसरे जंगल से एक पक्षी मीनू चिड़िया के पास बादल का संदेश लेकर आता है। मीनू चिड़िया, मैं बादल भैया का संदेश लेकर आया हूँ। बादल भैया ने कहा है कि कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे जंगल में बारिशें शुरू हो जाएंगी, इसीलिए जंगल के सभी पक्षी अपने लकड़ियों के पक्के घर बना लें। ठीक है पक्षी जी, हम लकड़ियों के पक्के घर बना लेंगे। आपका संदेश देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दूसरे जंगल से इतना लंबा सफर करके आ रहे हैं, आप थक गए होंगे। मैं आपको भोजन और पानी पिलाती हूँ। नहीं मीनू चिड़िया, अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मुझे ये बादल भैया का संदेश जाके और पक्षियों को भी देना है, इसीलिए मैं अभी चलता हूँ। फिर इतना कहकर वे पक्षी वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों में बारिशें शुरू होने वाली हैं और कल जो मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उस नुकसान को पूरा करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। क्यों ना मैं उन बड़े बड़े फलों के घर बनाऊं और वे घर मैं पक्षियों को बेचूं। इस तरह मेरे सारे फल भी बिक जाएंगे और मेरा सारा नुकसान भी पूरा हो जाएगा। चलो, बारिशें बहुत करीब हैं, मैं फलों के घर बनाना शुरू कर देती हूँ। 2 दिन गुजर जाते हैं। आज मीनू चिड़िया ने काफी सारे फलों को काटकर उनके घर बना दिए होते हैं और वे सभी फलों के घर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे होते हैं और वे फलों के घर अंदर से बहुत ही नरम और गर्म होते हैं। इतने सुंदर फलों के घर देखकर तो पक्षियों की भीड़ लग जाती है और मीनू चिड़िया एक एक पक्षी को वे फलों के घर बेच रही होती है। देखते ही देखते मीनू चिड़िया सभी फलों के घर एक एक करके सभी पक्षियों को बेच देती है और मीनू चिड़िया काफी ज्यादा मुनाफा कमाती है। वाह भाई वाह, मेरे सभी फल बिक गए हैं और मेरा सारा नुकसान पूरा हो गया है और तो और मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। इस बार तो मुझे हर साल से काफी ज्यादा मुनाफा हुआ है, क्योंकि इस बार मैंने इतने बड़े बड़े फलों के घर जो बनाकर बेचे हैं। मीनू चिड़िया ने एक घर अपने लिए भी बचा लिया था, जिसमें मीनू चिड़िया अब खुद रह रही थी। अगले दिन काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है और जंगल के पक्षी मीनू चिड़िया के बनाए हुए फलों के घरों में आराम से रह रहे होते हैं और मीनू चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि मीनू चिड़िया को इस बार काफी ज्यादा मुनाफा जो हुआ था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी सूझबूझ और अपनी अक्लमंदी से अपनी हर मुश्किल का सामना कर सकते